नमस्कार। सामयिक के एक और अंक के साथ मैं आपके सामने मौजूद हूं। असम में फर्जी मुठभेड़ या कह लीजिए फेक एनकाउंटर की जांच करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए समय और बढ़ा दिया है। याचिकाकर्ता आरिफ जवादार ने आरोप लगाया कि मई 2021 से अगस्त 2022 के बीच 171 में से 80 फर्जी पुलिस मुठभेड़ हुई है और इसमें 28 लोग मारे गए और 48 घायल हुए हैं। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की शीर्ष अदालत की पीठ ने असम सरकार को 4 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 27 जुलाई को असम सरकार को नोटिस जारी किया था। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच को बताया गया कि इस मामले में असम सरकार ने अब तक जवाब दाखिल नहीं किया है, जिसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। 22 सितंबर 2023 को न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने मामले की सुनवाई की, लेकिन असम सरकार के हलफनामे के अभाव में अदालती कार्रवाई स्थगित कर दी गई। गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा असम में मुठभेड़ हत्याओं की स्वतंत्र जांच का निर्देश देने से इनकार करने के बाद जवादार ने सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। याचिका में जवादार ने फर्जी मुठभेड़ हत्याओं पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 30 के तहत आवश्यक असम में मानवाधिकार न्यायालय की गठन की भी मांग की है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण इस मामले में पेश हुए। उन्होंने तर्क दिया कि मारे गए या घायल हुए लोग खूंखार अपराधी नहीं थे और सभी मुठभेड़ों में पुलिस की कार्यप्रणाली एक जैसी रही है। असम सरकार के अलावा असम के डीजीपी और राज्य के कानून और न्याय विभाग को प्रतिवादी बनाया गया है। जब हम आज बात एनकाउंटर पे कर रहे हैं तो आपको बता दें कि एनकाउंटर पर कानून क्या कहता है। भारतीय संविधान या कानून में कहीं एनकाउंटर शब्द का जिक्र नहीं है। पुलिस के पास किसी नागरिक का जीवन छीनने का अधिकार नहीं है। बल प्रयोग या गोली चलाने को लेकर स्पष्ट नियम है कि जानलेवा चोट ना लगे। पुलिस तभी इस सीमा को लांघ सकती है जब कोई और चारा ना हो। नंबर 1, आत्मरक्षा। जब संदिग्ध या आरोपी पुलिस टीम के जीवन के लिए खतरा पैदा कर दे। और नंबर 2, आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए, जब संदिग्ध या आरोपी के चलते आम नागरिकों की जान पर बनाए। बावजूद इसके सामान्य लॉ एंड ऑर्डर में एनकाउंटर की चर्चा और स्वीकार्यता बढ़ती नजर आती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फरवरी 2022 में संसद में बताया था कि जनवरी 2017 से जनवरी 2022 के बीच देश में 655 लोगों की मौत पुलिस एनकाउंटर में हुई है। सबसे ज्यादा 191 मौतें माओवादी उग्रवाद से प्रभावित छत्तीसगढ़ में हुई। इसके बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश का, जहां पे ये आंकड़ा 117 था। चलिए पहले देखते हैं एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है। पुलिस एनकाउंटर में मौत को लेकर कई टिप्पणियों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक गाइडलाइन जारी की थी। दरअसल साल 1999 में सामाजिक संस्था पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में 1995 से 1957 के बीच मुंबई पुलिस द्वारा अंजाम दिए गए 99 एनकाउंटर पर सवाल उठाए गए थे। इन कथित एनकाउंटर में 135 लोगों की मौत हुई थी। लंबी सुनवाई के बाद साल 2014 में एक आदेश आया। जस्टिस आर.एम. लोढ़ा और जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने 16 बिंदुओं का दिशा निर्देश जारी किया था। कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस एनकाउंटर में मौत होती है तो एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। अब बात करेंगे एनकाउंटर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गाइडलाइंस क्या है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी समय समय पर पुलिस एनकाउंटर पर सख्त टिप्पणी की है। मार्च
1997 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तत्कालीन चेयरमैन जस्टिस M.N. वेंकटचलैया ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था। इसमें कहा गया था कि बहुत सारे राज्यों से फर्जी एनकाउंटर की शिकायतें मिल रही हैं। जस्टिस वेंकटचलैया ने लिखा था कि अगर पुलिसकर्मियों की गोली से कोई मारा जाता है तो पुलिस वाले पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए कि पुलिस के पास किसी भी व्यक्ति की जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुछ गाइडलाइंस भी जारी किए थे, जिसमें एनकाउंटर में मौत की सूचना मिलते ही पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को तुरंत जानकारी दर्ज करने के सहित स्वतंत्र एजेंसियां मसलन राज्य CID से जांच करवाने जैसे बिंदु शामिल हैं। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। असम और देश की बाकी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राइस प्लस के साथ। धन्यवाद।